फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो दिस इज़ प्रिया तिवारी एंड हम लोग एक्सेल लर्निंग में घटना चक्र के यानी जितने भी आपके PYQs होते हैं, आपको पता है वो सारे एग्जाम के, चाहे वो UPSC हो, UPPCS हो, झारखंड, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी और भी आपके जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसके PYQs को हम लोग कवर कर रहे थे। एंड आज हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने चैप्टर लिया दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनवायरमेंट का चल रहा है, एंशिएंट भी स्टार्ट हो गया, देन आई थॉट कि साइड बाय साइड पॉलिटी भी स्टार्ट कर देते हैं ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट को रिलाई नहीं कर सकते, ताकि इस मंथ अंत तक हम लोग ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो पाएगा करने का। उसके बाद सितंबर अक्टूबर हम लोग का रिवीजन चलेगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे UPPCS 2024 को फोकस करने वाले हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये आपका UP 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चार्टर एक्ट 1830 में इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अबॉलिश कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनार्की, यानी जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी अदर ट्रेड इन इंडिया में, उस ओवर ट्रेड इन इंडिया उसको क्या कर दिया गया था, अबॉलिश, खत्म कर दिया गया था। बट अगर देखेंगे जो ट्रेड था इनका चाइना के साथ में और जो ट्रेड था इनका टी में, वो रिमेन था, यानी ये दोनों बच गए थे। इसके अलावा बाकी ट्रेड जो इंडिया के साथ था वो उनको अबॉलिश कर दिया गया था। फिर आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करते हैं, UP 2003 में आया था। इसकी फंक्शनिंग इसने क्या की थी, इस एक्ट के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग थी उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक, इसमें क्या कर दिया गया था, पावर टू डिस्कस बजट डिस्कस करने की पावर दे दी गई थी, साथ में एड्रेस क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, यानी जो भी आपके क्वेश्चन थे आप एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव को। फिर नेक्स्ट आते हैं, यूपी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसी एक्ट के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाता का प्रोविजन लाया गया था। पहले चीफ जस्टिस की बात करते हैं, एलिजा एम्फे, ये आपके पहले चीफ जस्टिस बने थे। फिर नेक्स्ट आते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था, और ये ऑन अफेक्ट कब आया, 1 अक्टूबर 1937। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कब आया, कौन से एक्ट के तहत आया, इसके तहत, और कब इसको लाया गया है, तो 1 अक्टूबर 1937। पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे वो कौन थे, मॉरिस गायर। तो ध्यान रखिएगा, पहले चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के एलिजा एम्फे एंड CJI कौन से थे, मॉरिस गायर। फिर आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है, फिर से क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं, 1784 एस्टैब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1813 की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 1813 ऑलरेडी ऊपर हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1830 में क्या होता है, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, यानी जो इंग्लिश मिशनरीज थी, यानी जो धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, उनको परमिशन मिल गई थी, वो भारत में काम कर सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी जो लॉ मेंबर है उनको गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में आता है कि कौन से एक्ट के तहत क्या काम हुआ है। 1773 याद रखिएगा, पिट्स इंडिया हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 13 में अगर मिशनरीज एंड 33 में लॉ मेंबर आए थे। फिर इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, ठीक है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज, यानी इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ डायरकी था उसमें जो सब्जेक्ट्स थे जो प्रोविंसेस को दिए जाते थे उनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, एक आपका सेंट्रल था, दूसरा आपका प्रोविंशियल देखने को मिल जाता है। अब प्रोविंशियल की बात करते हैं तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। कौन कौन से थे, एक रिजर्व्ड, एक आपका ट्रांसफर्ड। रिजर्व जैसे पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस एंड इरिगेशन, एंड ट्रांसफर्ड में आपका एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है। फिर डायरकी एट सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लाया गया था। इसमें सेंट्रल फेडरल बैंक भी बना था, RBI की, जिसको बात करते हैं, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 1935 के एक्ट के तहत आपका RBI एंड आपका बर्मा अलग हो गया था। फिर 1909 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। ठीक, अब इस एक्ट को क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, तो आपको बताना है कौन सा ये था। फिर आते हैं गवर्नमेंट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस ऑफ प्रोविंसेस, यानी जो आपका इंट्रोडक्शन था डायरकी वो हमने किस में किया था, प्रोविंस को गवर्न करने में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको एक्सटेंड किया गया। तो ध्यान रखिए 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए आया, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया बाकी और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जैसे सिख्स, यूरोपियंस, इंडो क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस, इनके लिए भी आपका सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंडियन लेजिस्लेचर की बात की गई थी कि इसमें बाई कैमरल इंडियन लेजिस्लेचर था। एक अपर हाउस था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, एक लोअर था जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली अगर आप कह सकते हैं। ठीक, तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपका लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू प्रोविंसेस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो आपकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी वो किसके पास चली गई, प्रोविंसेस के पास। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। पहले आपकी डायरकी लाई गई थी आपकी प्रोविंसेस पे, फिर सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम से बाकी कम्युनिटीज़ की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था। उसके बाद जो आपकी प्रोविंसेस, जो आपके सेंटर के पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी वो प्रोविंसेस के पास ट्रांसफर कर दी गई। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी बाय गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कौन सी ऐसी पर्टिकुलर एक्ट था जिसके तहत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी आई थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ठीक है, सिंपल ये पूछा गया था एमपी में। फिर पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, अगर आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम पे अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई सदन या पार्लियामेंट बैठक नहीं कर रही है, तो कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लाना है तो उसके लिए ऑर्डिनेंस इशू होता है। ये आर्टिकल 123 में ये किस कार्य लेके, यानी पुराने टाइम पे कहाँ से आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी पूछा गया है। फिर चार्टर एक्ट 1833 में आते हैं, फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, यानी पहली बार इंडिया को क्या मिला था कि वो इंडियंस क्या थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे इंडिया की पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल सिस्टम एंड डायरेक्टरी एट सेंटर, यानी जो आपका फेडरल सिस्टम था वो, साथ ही साथ डायरेक्टरी एट सेंटर की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आपकी लेजिस्लेटिव जो पावर्स थी वो आपके सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बांट दी गई। फेडरेशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, यानी अगर आप देखेंगे ब्रिटिश इंडिया प्लस कुछ प्रिंसली स्टेट्स को इसमें लाया गया, और ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, बना तो था कि फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, बट ये कभी आपका इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। फिर ऑल इंडिया फेडरेशन भी आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर देखते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था कि फेडरल पॉलिटी इन इंडिया कब आई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेके आया था। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। फेडरल सिस्टम की अगर बात हो रही है तो ध्यान रखना है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही लेके आया था। फिर आते हैं फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर एक्ट 1935, रेजिडुअरी पावर्स गिवन टू गवर्नर जनरल, यानी जो आपका फेडरेशन एस्टैब्लिश किया गया था किसके एक्ट के तहत, 1935 के तहत, इसमें रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई थी, आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे कहाँ पर दिए गए थे, लेजिस्लेटिव की तरफ, यानी लेजिस्लेटिव में अगर आप देखेंगे तो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाए गए थे, चुने हुए, जिनको आपने क्या किया है, इलेक्ट किया है किसी भी तरीके से। हालांकि जो इलेक्शन के लिए लोग जो इलेक्ट करते थे, जो वोट करते थे, वो बहुत ही कम लोगों को अधिकार दिया गया था, बट फिर भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे। एनवीसीएट स्कीम ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन की स्कीम लाई गई थी, ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू लेजिस्लेटिव, आपके ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया गया था, नामांकित, जैसे अभी आप देखते हैं तो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, सेम आपकी नॉमिनेशन किया गया था ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, रिमेंबर दैट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश एज अगस्त ऑफ 1940, उसके बाद जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रिंसिपल में एक्सेप्ट कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा अगस्त ऑफर की तरह 1940 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई थी, यानी आपकी जो सेंटर से पावर थी प्रोविंसेस की तरफ शिफ्ट हो गई, प्रोविंस थोड़े से ऑटोनॉमिक तरीके से बिहेव कर सकते थे। इन्होंने आपके डायरेक्टरी को अबॉलिश कर दिया गया था एट प्रोविंशियल लेवल पे एंड इंट्रोड्यूस कर दिया था सेंटर पे, यानी जो आपकी डायरेक्टरी थी वो प्रोविंशियल लेवल से खत्म करके कहाँ पर ला दी गई थी, आपके सेंटर के लेवल पे। दूसरा हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है, यानी इंडिया में बहुत सारे जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे प्रोविजंस आपके कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु मैंडेटेड, बेसिकली अगर आप देखेंगे प्रोविंशियल इलेक्शंस ब्रिटिश इंडिया 1936-37, ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या था, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही क्या था 1935, इसने प्रोविंशियल इलेक्शंस को मैंडेट किया था ब्रिटिश इंडिया में 1936-37 पे, यानी इसी के थ्रू आपके इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने मिनिस्ट्री फॉर्म की थी 8 प्रोविंसेस में आउट ऑफ 11, यानी 11 में से 8 प्रोविंसेस में किसकी सरकार बनी थी, कांग्रेस की बनी थी। फिर आते हैं प्रपोजल फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रपोजल था आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाने के लिए, वो किसके द्वारा आया था, क्रिप्स मिशन 1942, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसके थ्रू हमारा ये आया था प्रपोजल। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा बेसिकली विरोधक एक तरीके से है ना, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये आपको बिल देखने को मिल जाता है। 1883 में रिपन के द्वारा बेसिकली आप देख सकते हैं लाया गया था। ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार पीनल जुडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न, यानी इसमें क्या कहा गया था कि इंडियन एंड यूरोपियंस को बराबर ट्रीट किया जाएगा, कौन से पार्ट पे, जहाँ पर पीनल जुडिक्शन की बात हो रही है, यानी कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें यूरोपियंस एंड इंडियंस ने सेम काम किया है, ठीक है, और उसमें अगर दंड का प्रावधान है तो दंड के प्रावधान के लिए दोनों को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये आपका इस एक्ट में लेके आया था। इसके लिए यूरोपियंस ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था। फिर नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, इसमें अगर आप देखेंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी बट इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे, 1 रिप्रेजेंटेटिव इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन 10 लाख। यहाँ पर पूछा गया था जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया उसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, और एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख की पॉपुलेशन पे खड़ा होता था, ठीक है, यानी 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट
और फिर अगर कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स की बात करेंगे, बिकॉज वो भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर। तो लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ये आपके पेपर में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन से मेंबर्स थे। देन आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट कब फॉर्म की गई थी, 1946 में। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो ध्यान रखिएगा 1946 में जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जैसे अभी आप इंटरिम बजट देखते हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जवाहरलाल नेहरू थे। देन नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है नाउ, अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आपकी बनी थी अगस्त 1946 में, अगर आप देख सकते हैं, तो इसमें C राजगोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, जगजीवन राम को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इन पर्टिकुलर जो भी आपके नेता थे उनको ये डिपार्टमेंट्स दिए गए थे। एस राधाकृष्णन जी को इस चीज़ में कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट नहीं दी गई थी, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि क्या इनको कुछ मिला था, तो नहीं, ही वॉज नॉट अ मेंबर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। वाइस प्रेसिडेंट आप देख चुके हैं, राजगोपालाचारी आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, फिर आप देख सकते हैं प्रसाद से ध्यान रखिएगा, प्रसाद खाने पीने की चीज़ों का होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। फिर जगजीवन, है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो वापस ऐसा नहीं, इट वाज जस्ट, है ना, ऐसे थोड़ा सा। चलो फिर वापस आते हैं असर्शन पे। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। तो वबल प्लान, नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। वबल प्लान ने क्या कहा था अक्टूबर 1943 में कि जो नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आप मेंबर्स देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे, वो आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक। इनका और क्या प्लान था, इंटेंडेड टू रिमूव डेडलॉक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडियंस, बट नेवर इंटेंडेड टू राइट हिंदू मुस्लिम टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यूनाइट हिंदू मुस्लिम टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी उसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इनका बेसिकली मन क्या था कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर दें ताकि पार्टीशन ऑफ इंडिया हट सके। तो ऐसा कहीं पर भी वेवल का प्लान नहीं था, उनका सिर्फ ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके हिंदू मुस्लिम बराबर पे रहें और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे आपका डेडलॉक है वो हट जाए ताकि पॉलिटिकल इशूज़ को रिजॉल्व किया जा सके, यानी जो राजनीतिक फ्रंट पे बेसिकली इश्यूज आते हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। बाकी इनका कहीं कोई मन नहीं था कि आपको क्या करना है, डेडलॉक जो भी आपका क्या बोलते हैं यूनिटी के लिए काम करना है, ठीक। 1996 का क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की बात करते हैं, रांची में आप देख सकते हैं हुई थी, इसका जो अधिवेशन देखने को मिला था मई 1944 में। प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली बार अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन करने के लिए स्वराज पार्टी ने रांची में मई 1934 में ये पूरा का पूरा आइडिया प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये देखिएगा। फिर आते हैं ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ऑब्वियस सी बात है, मल्टी पार्टी बॉडी थी, यानी बहुत सारी पार्टीज इसमें साथ में आई थी। वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज, यानी बहुत सारी कमिटीज के थ्रू इन्होंने काम किया था, जो कमिटीज हम ऑलरेडी देखते हैं, ठीक है। पहली बार अगर आप देखेंगे नई दिल्ली में मिली थी ये, कब, अगर आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, सबको बेसिकली इलेक्ट करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था, ठीक। 6th शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या दिया गया था कि जिसके पास टैक्स, प्रॉपर्टी या एजुकेशन, ये 3 क्राइटेरिया रखे गए थे जिसके बेसिस पे आप वोट कर सकते थे। कमिटीज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आपकी बनाई गई थी, किसी भी तरीके से अडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड नहीं थी, तो आपका ये ऑप्शन था, ये टोटली गलत हो जाता है, ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, पारसी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, इनको भी एडुकेट तरीके से रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया था, एक तरीके से रिजर्वेशन आप सोच सकते हैं। फिर आते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके कौन कौन से मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, यानी जो अलग अलग प्रोविंसेस आपके थे इंडिया में उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्ट किया था, ठीक। अब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज, जो भी आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज थी उन्होंने इसको इलेक्ट किया था। प्रपोज बाय कैबिनेट मिशन, और ये प्रपोज किसने किया था, आपके कैबिनेट मिशन में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा जो है, ठीक है, अलग अलग नाम से पूछी जाती है। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे आपके आए थे, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स बेसिकली प्रोविंसेस में अगर आप देखेंगे इलेक्ट किए गए थे। फिर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रपोज किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आ जाते हैं। नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं, जो पहले इलेक्टेड चेयरमैन थे किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन से थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी ये प्रेसिडेंट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया के जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान जो बेसिकली आपकी असेंबली बनी थी बनाने के लिए, उस संविधान समिति के जो भी आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। पहला सेशन कब हुआ था, 9/12/1946 को, एंड दूसरा आपका 11/12/1946 को, इस टाइम पे इनफॉर्मल मीटिंग हुई, देन डिसाइड करके 11 को हुआ था। पहली बार चेयर किया गया था टेम्पररी बाय किसके द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा,
टेम्परेरी तरीके से किसने इसको बेसिकली प्रिसाइड किया था, तो वो आपके सत्यनारायण सिन्हा थे। फिर आते हैं रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया। अगर आप देखेंगे रेजोल्यूशन किस लिए था, फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया, अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। ये कब आया था, 22 जनवरी 1947 में हमने लिया था। प्रेजेंट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13/12/1946 को। किस चीज की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, और इसी को बाद में प्रीएम्बल बना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रेजोल्यूशन जो था आपका, ठीक है, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 में। आपके प्रेजेंट किसने किया था, अगर इस रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू। ये वही रेजोल्यूशन है जो आगे चल के आपका प्रीएम्बल बनेगा, इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट हम बोलते हैं आप ना, नेक्स्ट जो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो हेड ऑफ स्टेट जो आपके प्रेसिडेंट है, नॉट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो भी आपके हेड ऑफ स्टेट थे यानी जो प्रेसिडेंट थे, वो आपके पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव था आपका, जिसको अभी हम प्रीएम्बल देखते हैं, ठीक है। और हम लोग सब जानते हैं कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल की लाइट में ही आता है। तो इसीलिए इसने क्या किया था, अफेक्ट किया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, मेकिंग को। प्रीएम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो प्रीएम्बल है वो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पीपल ऑफ इंडिया है वो ऑर्डर करते हैं, डायरेक्ट करते हैं किस चीज को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक। देन नेक्स्ट आते हैं, ये आपके पूरे एज अ स्टेटमेंट्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको डायरेक्ट कर रहा है ना। आप सोचेंगे नहीं पीपल ऑफ इंडिया कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, हमारे पास ही अथॉरिटी है, हम ही लोगों ने डायरेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। देन नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, एच सी मुखर्जी थे। ओरिजिनली देखेंगे ओनली द कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के एम मुंशी। स्टार्टिंग में सिर्फ जो कांग्रेस मेंबर थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो कौन से, के एम मुंशी थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, यानी वो कौन से मेंबर थे जो राजस्थान प्रिंसली स्टेट को बेसिकली क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे, तो वीटी कृष्णमाचारी थे। फिर कृष्णमाचारी, फिर चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक। दूसरा देखते हैं, पहला टेम्पोरल वाइस प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंक एंथनी की बात करते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके बाद क्या आता है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ, बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आपका असेंबली है, कौन थे बेसिकली आपके, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये ध्यान रखिएगा, चेयरमैन कौन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। तो ध्यान रखिएगा, देखिए चेयरमैन कौन थे और ये आपके चेयरमैन। तो दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बार तो हमने सारे अलग अलग देख लिए, फिर एज इट इज रिवर्स सिंगल पूछा गया था। अब कमिटीज की बात करते हैं, उसके चेयरमैन भी पूछे गए। जो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी उसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी भी ऑल बी आर अम्बेडकर, ठीक। उसके बाद आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज ऑफ ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक आपका एफआर, दूसरा आपका माइनॉरिटी। तो एफआर वाले को कौन बेसिकली लीड कर रहा था, जेबी कृपलानी, एंड माइनॉरिटी वाले को एच सी मुखर्जी। और एच सी मुखर्जी हमारे और कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो आपकी पूरी की पूरी कमेटी दोनों को कंबाइन कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे कमीशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है, रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टेडिंग स्टेट्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं, 29 अगस्त 1947 में लाया गया था, कौन, बी आर अम्बेडकर। 6 बाकी मेंबर कौन थे, वो भी पूछा गया है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आया हुआ है, ए कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर आप देख सकते हैं के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, बी एल मित्तल, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, एन माधव राव को, एन डीपी खैतान, ये इनकी डेथ हो गई थी, तो बेसिकली इनकी जगह पे अगर आप देखेंगे टीटी कृष्णमाचारी, ये पर्टिकुलर इन्होंने इनकी जगह ले ली थी। तो ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के इसके मेंबर हैं, ये आपके बेसिकली चेयरमैन थे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कब बेसिकली आई थी, 29 अगस्त 1947। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की बात करते हैं, सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्होंने ही प्रिपेयर किया था। एंड इसके अंदर टोटल आपको 243 आर्टिकल 13 शेड्यूल देखने को मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, यानी जो आपका चौथा सेशन हुआ था, उस चौथे सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, अपने डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। फिर नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैग कमीशन की बात करते हैं, 2 अप्रैल 1931 को बना था, ठीक। कराची सेशन जो हुआ था वहां पर चेयर कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्लैग कमीशन की बात करिए, 2 अप्रैल 1931 में बनाया गया था। कराची सेशन जो आपका था वहां पर ये बनाया था, चेयरमैन कौन थे इसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देख सकते हैं, एडॉक कमेटी की बात करते हैं, नेशनल फ्लैग कमीशन की, तो 23 जून 1947 में आई थी, इसको चेयर कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान करिएगा, दो है आपका, एक तो पहला आपका नेशनल जो फ्लैग था उसका डिजाइन अडॉप्ट कब किया, तो ये देखिएगा 22 जुलाई 1947 को 4th सेशन में आपका ये अडॉप्ट किया गया था। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो फ्लैग कमीशन था उसको कब बनाया गया था, तो कराची का सेशन था जिसको चेयर किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने,
2 अप्रैल 1931 में उस टाइम पे इसको लाया गया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका अडॉक नेशनल फ्लैग कमीशन था वो आप देख सकते हैं 23 जून 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बेसिकली इसको क्या किया था, बनाया था। फिर हम आते हैं व्हील पे। अगर बात करते हैं तो व्हील पे क्या देखने को मिल रहा है, 24 स्पोक्स आपको देखने को मिल। तो व्हील से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हील में आपके कितने स्पोक्स होते हैं 24 एंड विड्थ टू लेंथ का रेशियो क्या होता है 2/3। इस बार पिछले बार का अगर आपने यूपीएससी देखा होगा तो उसमें फ्लैग का क्वेश्चन आया हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ज्यादा नहीं। व्हील टोटल जो आपकी व्हील आपको देखने को मिलती है इंडियन फ्लैग में, उसमें टोटल कितने स्पोक्स देखने को मिल जाएंगे 24। विड्थ और लेंथ का रेशियो कितना होता है, दैट इज 2/3। ठीक है, 2/3 का रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आपकी कब हुई थी, 17 जो नवंबर था 1947 से 49 से लेकर 26/11/1949 तक आपकी थर्ड रीडिंग, यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, फिर उसको रीड करके ना उसमें अमेंडमेंट किए जाते थे, सुधार किए जाते थे, तो आपको देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कंप्लीट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट करने की बात करते हैं, यानी अडॉप्ट हुई आपका 26 नवंबर 1949 को। सेम डे अगर आप देखेंगे तो आपकी 3 इंपॉर्टेंट चीजें फोर्स में आ चुकी थी, लागू हो चुकी थी। वो 3 चीजें कौन सी थी, सिटीजनशिप, नागरिकता आपकी, इंटरिम पार्लियामेंट एंड इमरजेंसी, ये तीनों चीजें तुरंत आपकी फोर्स में आ गई। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी पार्ट था वो आपको कब फोर्स में देखने को मिल जाएगा, 26 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका संविधान बना है, अडॉप्ट हुआ है, उस टाइम पे 3 आपकी चीजें तुरंत लागू कर दी गई थी। एक आपका सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट एंड इमरजेंसी, एंड इसके बाद जो रेस्ट था आपका वो कब फोर्स में आ गया था, 26 जनवरी 1950 में। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। लास्ट मीटिंग आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया में वो कब हुई थी, 26 नवंबर 1949 को। 11th मीटिंग मानी जाती है। 12th मीटिंग अगर आप देखेंगे 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा आपको आंसर उस तरीके से देना है। ठीक है, कोई कहता है 11th मीटिंग हुई, 12th मीटिंग, देन 26 को तो आपका अडॉप्ट ही हो गया था, बट आपको ध्यान रखना है 11th आपकी ये थी एंड 12th आपकी ये थी। फिर आते हैं जनवरी 26 को सिलेक्ट किया गया था डेट की तरह इनॉग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, बिकॉज कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930। बिकॉज कांग्रेस ने इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था, कब, 1930 में। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन हुआ था आईएनसी लाहौर में दिसंबर 1929 में, अगर आप देखेंगे तो उस दिन इसको डिक्लेयर किया गया था, यानी 26 जनवरी को 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में सेशन हुआ था, उस टाइम पे हमने इसको इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसको अडॉप्ट किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। दूसरा देखेंगे अडॉप्ट एंड इनैक्ट कब किया गया था, 26/11/1949। ऑलरेडी हम देखते हुए चले आ रहे हैं, तो ये डेट ध्यान रखिएगा। एंड इसके सेलिब्रेटेड कब किया गया था, और कि अगर आपसे पूछा है कि ये सेलिब्रेट कब किया गया था तो भी आपका ये 26/11/1949 को ही आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बी.आर. अम्बेडकर इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ध्यान रखिएगा, आपकी बी.आर. अम्बेडकर को कौन सी प्रेसिडेंसी से लाया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। किसके रेजिग्नेशन के बाद में, एम.आर. जयकर के बाद में। इनिशियली अगर देखेंगे पार्टीशन के पहले ईस्टर्न जो अनडिवाइडेड बंगाल था वहां को रिप्रेजेंट कर रहे थे बी.आर. अम्बेडकर जी। बर्थ कब हुआ था इनका, 14 अप्रैल 1891 एंड डेथ कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनका सिर्फ मोटा मोटा याद रखिए ना, कि मतलब गांधी जी का जैसे 1800 आपको पता लग रहा है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फिर आते हैं जनगण मन, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था कब, 24 जनवरी 1950 में, यानी जो आपका 12th मीटिंग हुई थी उस दिन को। और कितने सेकंड तक हम इसको गाते हैं, कितने सेकंड में कंप्लीट करना होता है, दैट इज ऑफ 52 सेकंड्स। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 26 जनवरी 1950 को। अशोका पिलर सारनाथ बनारस की बात करते हैं तो वहीं से आपका ये स्टेट एम्बलम लिया गया है, तो ये आपका 26 जनवरी को। थर्ड राउंड टेबल जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं, इसने क्या किया था, ऑल इंडिया फेडरेशन। आप देख रहे हैं कितनी बार ये फेडरेशन वाला क्वेश्चन बेसिकली रिपीट हुआ है, तो आपको याद हो जाना चाहिए अगर फेडरेशन के बारे में आ रहा है तो फेडरेशन आपका कब आएगा कब नहीं आएगा। बेस्ड ऑन प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ये किस पे आपका बेस्ड होता है, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट पे आपको बेस देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं सेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सारे नेसेसिटीज ऑफ कंट्री को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड रीजन क्या है, कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसको अडॉप्टेड कहा जाता है, नहीं अडॉप्टेड है, ये ट्रू है, ये है ट्रू है, बट ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू एंड नॉट आर डू नॉट एक्सप्लेन ए। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका सेशन रीजन का जो क्वेश्चन होता है वही वाला है, डिफॉर्मेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 इयर्स एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय मौलाना आजाद। यानी जो आपके एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड आपका क्या था, डिफॉर्मेंट था, इसको 15 साल के लिए एक तरीके से अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने बेसिकली एडवोकेट किया था, तो आपके मौलाना आजाद जी थे। फिर अडॉप्शन की बात करते हैं, स्ट्रांगली किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी, कि हमको एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑब्वियसली बात है ट्रू। इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओन, ऑब्वियसली ट्रू है, दोनों ट्रू है, बट ये कहीं से इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया डेमोक्रेटिक होगी, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सिंपल यही आंसर बताना है, कौन कौन सी आपकी
आपकी कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक है, बट अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि वो आपके डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। नाउ आईएनसी शुड बी डिसबैंडेड एज पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, क्योंकि वो उस टाइम पे नेशनल पार्टी किस लिए थी, इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमने उसको नेशनल पार्टी बनाया था। तो जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली है वैसे ही आईएनसी को डिसबैंड कर देना चाहिए, ये आपकी महात्मा गांधी ने कहा था। जेबी कृपलानी की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी जब भारत का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी। आइवर जेनिंग्स की बात करते हैं, इन नेशनलिस्ट रिएक्शंस फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा था, नेशनलिस्ट रिएक्शन एक तरीके से देखने को मिला था फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों, बिकॉज वो मिनिमाइज करना चाहते थे इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। जो माइनॉरिटी, जो बेसिकली अल्पसंख्यक लोग थे, उनके इंटरेस्ट को, उनका बेसिकली क्या है ना, उनकी जितने भी इमोशंस सबको क्या करना चाहते थे, एक तरीके से मिनिमाइज करना चाहते थे। किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स से। तो स्टेटमेंट्स भी एज इट इज पूछ लेता है। एंड मेन्स का क्वेश्चन आई थिंक आज नहीं तो मैं कल, जो मेन्स की हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं क्वेश्चन डालूंगी, तो उसमें देखिएगा महात्मा गांधी जी के एक स्टेटमेंट को हम लोग ऐड करेंगे। तो वो स्टेटमेंट जो ये ऐसे होते हैं ना, इसको आप किसी क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन एंड अगर कंक्लूजन की तरह ऐड कर लेंगे, देखिए याद तो आपको वैसे भी करना है, थोड़ा सा और पढ़ के अगर इसको इंट्रो या कंक्लूजन में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर, मेंस का आंसर भी एनहांस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तीर से दो निशाने आपके हो जाएंगे, यही हमको काम करना है। फिर आते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन पे, ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये इन्होंने कहा था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है। ये सारे स्टेटमेंट्स जो आते थे ना, बेसिकली ना इंडिया को डिवाइड करने के लिए आते थे ना, बेसिकली आपको लोगों को किस तरीके से भड़काना है। फिर आते हैं केसी वीरे, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल स्टेट है। एम एन रॉय की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, यानी प्री इंडिपेंडेंस डे में पहली बार किसने आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रखा था, आइडिया रखा था, तो आपके एम एन रॉय ने रखा था। स्वराज पार्टी की बात करते हैं रांची में, तो मई 1934 में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि इस टाइम पे इसको पुट फॉरवर्ड किया गया था, यानी पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो आपका आइडिया था कहां पर था, स्वराज पार्टी रांची में मई 1934 के सेशन में किसने दिया था, एम एन रॉय ने। फिर आते हैं पंडित नेहरू जी पे, ऑन इंडियाज एसोसिएशन विद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक, इन्होंने क्या कहा था, पंडित नेहरू जी ने, यानी आप जानते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, यानी यूके ने जिस पर राज किया था उन सबने अपना एक है ना, एक तरीके से कॉमनवेल्थ बना लिया है। तो इन्होंने क्या कहा इंडिया के एसोसिएशन में, इट इज अरेंजमेंट बाय फ्री विल टू बी टर्मिनेटेड बाय फ्री विल। ये क्या है, फ्री विल से एक एग्रीमेंट है कि भाई मैं समझौता कर रहा हूं ताकि मैं अपनी फ्री विल को क्या कर सकूं, टर्मिनेट कर सकूं, खत्म कर सकूं, है ना, कि मैं अपने ऊपर आपकी अथॉरिटी ले रहा हूं। फिर नेक्स्ट आते हैं वुमेन मेंबर्स इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब ये देखिएगा 15 आपको देखने को मिल रहा है, 15 के 15 नाम मैंने यहाँ रख दिए हैं। आपको सिर्फ एक बार मोटे मोटे नाम याद रखने हैं, जैसे हर्षा मेहता आप देख सकते हैं, बार बार आप नाम सुना होगा, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, दक्षायनी वेलयादू, ठीक है, जीएस देशमुख, उसके बाद आप कमला देख सकते हैं चौधरानी, लीला रॉय की बात अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, ए स्वामीनाथन, एनी मास्करीन, मालती चौधरी, फिर आप देख सकते हैं राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम अजहर रसूल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये नेम है, बस एक बार आपके माइंड में रहना चाहिए। स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, यानी जितने भी स्टेट्स एंड जितने भी आपकी सेंट्रल की बात करते हैं, आपकी केंद्र सरकार की, सारे के सारे अपनी पावर कहां से लेके आते हैं, सारे के सारे अपने पावर संविधान से लेके आते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ये पहला टॉपिक आपने अगर देखा होगा आपका कंप्लीट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग अपने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जाएंगे, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपीज हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दीज आर टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी भी तरीके से आएंगे एंड बहुत ईजी होता है। मतलब इसके क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं आपको अभी कंपाइल करके, कंपाइल हो गए हैं वो, जल्दी से उसको रिकॉर्ड कर दूंगी, तो आप देखेंगे कितना ईजिली आपका ये हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। एंड मैं लिंक कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एज इट इज ये पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको फिर से पीडीएफ बनाने की जरूरत न पड़े। एंड आई विल ट्राई, मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है तो थोड़ा ये जल्दीबाजी में राइटिंग है ना एकदम रनिंग हो जाती है, तो शायद आपको समझ में ना आए, बट आई विल ट्राई मैं थोड़ा क्लियर दूं ताकि आप इसको क्या कर सकें, अच्छे से समझ सकें, आपको दूसरा रिटन नोट्स बनाने की जरूरत न पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।